गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो बेटा आज हम लोग फिर से आए हैं अपनी क्लास पढ़ने के लिए, और जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो आज पढ़ रहे हैं हरिहर काका। ये पाठ बड़ा लंबा चला ना हम लोगों का, इसी पाठ को जो हम लोग पढ़ रहे हैं हरिहर काका। बड़ा लंबा पाठ है संचयन का। ये हमको लगता है अभी 3 है, इसमें तीनों बड़े लंबे लंबे हैं, तो समय टाइम टेकिंग है। ये मिथिलेश्वर की रचना है, ठीक है। बात नहीं भाई, बात मत करिए आप लोग। और डेट क्या होगी आज? 1 तारीख होगी ना, 1/5/2021। अच्छा एक चीज़ और है आज, ये भी नोट कर लीजिएगा। क्या? विश्व श्रमिक दिवस, ठीक है। क्या है आज? विश्व श्रमिक दिवस। इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को बड़ा फायदेमंद देता है, ठीक है। चलिए, इन सब के बाद अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हरिहर काका पे। तो हरिहर काका में हम लोगों ने क्या देखा था, कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? हरिहर काका पुलिस को बयान दे चुके थे, शायद यही तक, यहाँ तक हो गया था ना। हरिहर काका क्या थे, हाँ, उनको पुलिस का बयान हो चुका था। तो उसके बाद क्या होता है, हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। हाँ देखो, कल हम लोगों ने यही कहा ना कि पुलिस आ गई थी और साधु संत के बारे में उन्होंने क्या किया था कि बता रहे थे, उनकी करतूतों का पर्दाफाश किया था। अब जब पुलिस ने बयान का दर्ज कर लिया है, तो अपने जीवन में इतनी घृणा उन्होंने कभी किसी के प्रति नहीं दिखाई थी जितना उन्होंने किसके खिलाफ दिखाया है? ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारियों के खिलाफ। और दिखाए भी क्यों नहीं, उनकी जो दशा उन्होंने की है उससे भाई कौन अछूता रहेगा, कौन किसके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा बताओ? जिस व्यक्ति की ये दशा हो उसके मुंह से आशीर्वाद तो कभी निकल ही नहीं सकता, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से, गांव से बाहर निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। देखो, इस कहानी में जो यथार्थ वर्णन किया गया है गृहस्थ और सन्यासी का, उसमें ये है कि आश्रमवासी अपने आश्रम व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं और गृहस्थ अपने गृहस्थी को विकसित करना चाहता है। कहते हैं कि जब सब हो गया, पुलिस भी चली गई, बयान ले लिया गया, ठाकुर बाड़ी की छानबीन हो गई, हरिहर काका बाहर आ गए, उसके बाद अब हरिहर काका अपने घर आ गए हैं। इसमें एक शब्द आया है सुरमा। सुरमा माने होता है वीर बलवान या पहलवान टाइप के जो लोग होते हैं। सुरमा माने होता है पहलवान या वीर बलवान, कह सकते हैं पहलवान या वीर बलवान, वीर बलवान, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि इन सब के बाद जब हरिहर काका वापस अपने भाइयों के बीच में आ गए हैं, तो देखिए एक बार खतरा हो जाने के बाद आदमी सतर्क हो जाता है। अगर आपको बीमार हो, जैसे कोविड चल रहा है और हमको छींक भी आ जाए तो हम अपने कोविड के प्रति सतर्क हो जाते हैं। तो यही घटना हरिहर काका के साथ हुई। क्या हुई? उनको साथ जब ये घटना घट गई, उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया था। अब जब वो दोबारा अपने घर पर आते हैं तो जो गांव के लोग होते हैं बेटा ना, या जो घर के लोग, अब सतर्क हो गए। जितने रिश्तेदार, जितना भी रिश्तेदारी में उनके हृष्ट पुष्ट आदमी थे वो बुला लिए गए। उनकी सुरक्षा में बाकायदा एकदम एक एक पहरेदार लगे होते थे और उनको घर में रखा गया था। अब ये दलान में नहीं सोते थे, अंदर, क्योंकि ये बहुमूल्य वस्तु हो गए थे, हीरा हो गए थे। ये अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए क्या हो गए थे? हीरा हो गए थे। और हीरा हो जाने के कारण इनको अलग रखा गया था।
यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और लोग इनकी सुरक्षा में 24 घंटे इनकी सुरक्षा भी, तो वीवीआईपी तरीके की सुरक्षा इनकी कर दी गई थी। ठीक, हाथी करे हाथी, लाठी डंडे सब औजार जुटा लिए गए थे कि किसी भी वक्त किसी भी समय अगर कोई अनहोनी घटना हो न हो, अगर हो जाए पिछली बार की तरह, तो इस बार हम लोग कम न पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। ठीक, एक और खूंखार लोग एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका से लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। देखो, इन सब घटना हो जाने के बाद जब ठाकुर बाड़ी की बात आती है, तो ठाकुर बाड़ी के लोग क्या देखते हैं कि अब ठाकुर बाड़ी के लोग भी और गांव के लोग भी, दोनों लोगों का नजरिया जो है बदल गया। और नजरिया बदल के क्या होता है, नजरिया बदलने के बाद क्या होता है कि अब लोग ठाकुर बाड़ी से नफरत करने लगे। और वैसे भी आपको पता होगा कि हरिहर काका को लेकर गांव में दो गुट था। एक गुट ये कहता था कि इनको अपनी संपत्ति दान कर देनी चाहिए, और दूसरा गुट क्या कहता था कि इनकी संपत्ति जो है अपने भाइयों को दे देना चाहिए। तो कुल मिला जुला के जो गांव के लोग थे दो वर्गों में बंट चुके थे। और ठाकुर बाड़ी में भी क्या हो गया था, ठाकुर बाड़ी का माहौल बदल गया था। पहले जिस ठाकुर बाड़ी में लोग साधु सन्यासियों की पूजा श्रद्धा के साथ जाते थे, अब उस ठाकुर बाड़ी में लेखक लिखते हैं कि एक से एक खतरनाक आदमी आ गए थे जिनको देख कर डर लगता था। बच्चे ठाकुर बाड़ी की तरफ जो पहले खेलने कूदने दौड़ने जाते थे, अब उन्होंने भी जाना वगैरह बंद कर दिया था। अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो सादर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चुकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। देखिए, इतना सब जिस व्यक्ति के ऊपर घट जाएगा, इस तरह घटनाएं जिस भी व्यक्ति के ऊपर हो जाएंगी, या कहते हैं ना कि दुख सबको मांझता है। एक बात समझना, दुख सबको मांझता है। तो जो व्यक्ति इतना दुख झेल लेगा ना, वो समझदार हो जाता है। हरिहर काका भी इन सब घटनाओं को झेल लेने के बाद, देख लेने के बाद अब समझदार हो गए थे। अब उनको ये लगने लगा था कि नहीं, वास्तव में सब लोग वही हैं, सब मतलब के साथी हैं। अगर मेरे साथ ये जुड़े हैं तो इनको चाहिए क्या, मेरी जायदाद, चाहे मंदिर का महंत हो चाहे मेरे भाई हो, ये सब लोग मेरी जायदाद के पीछे पड़े हैं। और जब मेरी जायदाद इन्हें मिल जाएगी तो ये मुझे पूछेंगे तक नहीं। कहते हैं कि गांव में और भी तो जायदादहीन व्यक्ति, उन्हें कोई नहीं पूछता। और इन सब के बाद वो महंत को भी जान गए थे कि वो वास्तव में कितना बड़ा साधु है। साधु के नाम पे वो ढोंग करता है, पैसा लोगों से ऐंठता है, लोगों को चूसता है, गरीबों का हक मारता है, और अपने जैसे न जाने कितने साधुओं का वो पेट पालता है इसी ठाकुर बाड़ी के बहाने। ठीक, आगे देखिए, कहते हैं कि उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहती हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए इन्होंने ठाकुर बाड़ी को माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वे महंत को अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लगेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। महंत जी के प्रति उनके मन में इतनी नफरत थी हरिहर काका की कि पूछिए मत।
अब वो समझदार हो गए थे, अब वो जान गए थे कि जितने भी ये पुजारी हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं वास्तव में, सब धन के प्रेमी हैं। और ठाकुर बारी के बारे में कहते हैं कि ठाकुर बारी को उन्होंने क्या किया है, माध्यम बनाया है। किस चीज़ का, लूटपाट का माध्यम बनाया है। आज भी अगर देखिए इस कहानी की सच्चाई अगर देखिए आप, तो तमाम तरह के आश्रम ऐसे संचालित होते हैं जहाँ से तमाम तरह के डाकू भय व्याप्त करने के लिए पैदा होते हैं। तो ठीक इसी चीज़ को मिथिलेश्वर जी ने उस समय लिखी थी हरिहर काका कहानी के माध्यम से। कहते हैं कि और उन्होंने यह भी तय कर लिया था क्या, कि अब महंत मेरे पास आएगा नहीं, आएगा तो उसे मैं लाठी मार कर भगा दूंगा, नंबर एक बात। दूसरी बात कि जायदाद जब मैं किसको दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, अपने भाइयों तक को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं भाई को दिया तो मैं दूध में पड़ी मक्खी, मतलब लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। और बुढ़ापे का दुख इतना कष्ट होता है बेटा कि उसको अकेले भोगना बहुत अपने आप में कष्टदायी होता है। तो कौन मुझे सहारा देगा, ये ज़मीन रहेगी तो कहीं ना कहीं लोग मेरे पीछे रहेंगे और मुझे सहारा देंगे। ठीक, लेकिन हरिहर काका कुछ और सोच रहे थे कि वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वो अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। ठीक, सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। देखो महंत जी क्या सोच रहे हैं, परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, और हरिहर काका क्या सोच रहे हैं, तीनों की सोच कहाँ जा रही है। हरिहर काका ने क्या सोचा कि अब हम महंत को अपने पास नहीं आने देंगे, जायदाद लिखेंगे नहीं, भले मर जाएंगे। अब परिवार वाले क्या सोच रहे हैं कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब महंत की गिद्ध दृष्टि, माने गिद्ध की दृष्टि इसलिए बोली जाती है, गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, वो बहुत दूर तक देख लेता है। मानस में गिद्ध का आपको वर्णन होगा, उन्होंने कहा था कि मैं देखा हूँ तो ना ही गिद्ध ही दृष्टि अपार। तो गिद्ध की दृष्टि, गिद्ध दृष्टि माने बहुत चीज़ों को बहुत पैनी निगाह रखना। तो कहते हैं कि अब लोगों को लगता था कि अगर ये जायदाद अपने भाइयों के हवाले नहीं करेंगे, नहीं अब जायदाद लिखते नहीं हैं, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि ये बच जाए। मतलब इनको महंत क्या करेगा, या तो मार डालेगा या इनकी ज़मीन किसी न किसी तरह से लिखवा ही लेगा। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरी बात, मेरी जायदाद इस पर स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे को जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। लोग हरिहर काका को समझाते कि आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन हरिहर काका समझदार हो गए थे। वो जान गए थे कि कोई विकल्प नहीं है, अगर मैंने जमीन लिखा तो मेरी स्थिति बदतर होनी ही होनी है, उसका कोई निदान नहीं है। तो क्या करते हैं वो बेटा, समझिए वो क्या करते हैं, वो एकदम एक चुप हजार चुप लगा जाते हैं। एक चुप हजार चुप समझते हैं कि वो बार बार कहते हैं कि ना, जमीन मैं मर जाऊंगा तो परिवार को अपने आप मिल जाएगी। रह गई बात महंत की, तो अगर उसने अंगूठा लिया है तो उसके खिलाफ हमने कोर्ट में मुकदमा किया है, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। मेरे मरने के बाद ही जो होगा होगा, मेरे जीते जी कुछ भी हो जाए मैं जमीन नहीं देने वाला। आगे लिखते हैं कि भाई जब समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। देखिए मनुष्य जब परिस्थितियों का मारा होता है बेटा तो वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक यही दशा किसकी हुई है, हरिहर काका की। ये दो तरफ से परेशान है, एक ठाकुर बारी के महंत
ठीक, ठाकुर बाड़ी के महंत, और दूसरी तरफ अपने परिवार। और दोनों को क्या चाहिए, समझिए बात को, दोनों को चाहिए क्या, जमीन। समझ रहे, दोनों को क्या चाहिए, जमीन। जो हाल पहले ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका का किया था, इनका अपहरण कर लिया था, इनको बंदी बना लिया था, ठीक, वो हाल अब इनके परिवार वाले कर रहे हैं। इनको घेर लिए लाठी डंडे ले लेकर के, और इनसे कहने लगी कि चुपचाप जहाँ जरूरत हो जमीन के पेपर पर साइन कर दीजिए, नहीं तो यहीं मार कर गाड़ देंगे, और गांव वालों को भनक तक नहीं लगेगी कि तुम कहाँ गए। मतलब जो परिवार वाले इनकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते थे, इन्हीं की नींद से उठते थे, इन्हीं की नींद से जागते थे, इन्हीं की बातों से हंसते खेलते सोते रहते थे, आज उनको जब इस रूप में हरिहर काका देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि अरे ये संसार है, इस तरह के लोग संसार में हैं। मतलब संपत्ति के प्यासे हैं, संपत्ति के लोग क्या क्या कर सकते हैं, इनको इतना आइडिया नहीं है। हरिहर काका को अपनी बातों पर जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कैसे उन्हें करना है, ठीक है। और इतना जानने के बाद वो एकदम हताश उदास हो जाते। देखो वास्तव में बहुत दर्दनाक कहानी है। किसी एक व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घट जाना, उसको मतलब हर तरफ से केवल जमीन के लिए परेशान किया जा रहा है, उसकी मानवता नहीं देखी जा रही है। मानवता की हत्या, निर्ममता, क्रूरता एकदम चरम पर है। इस कहानी का जो यथार्थ है उसी को मिथिलेश्वर जी ने दिखाने का प्रयास किया गया है। हर समय यही चर्चा गांव में बनी रहती थी। क्या गांव में एक ही चर्चा का विषय था, हरिहर काका? यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखते हैं। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, लेकिन अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि एक बार ये सब उन्हें मार ही दे तो ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी यह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। देखो, इस पैराग्राफ में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना पहली बार घटे तब तो वो डरता है, लेकिन अगर वही घटना बार बार घटे तो आदमी एक बार मृत्यु से भी लड़ जाता है। तो एक बार इस तरह की घटना हरिहर काका के साथ हो गई थी, तो अब वो लग गए थे। तो अब उन्होंने सोच लिया और कह भी दिया कि मारना है तो मार लो, लेकिन जमीन तो मैं देने वाला नहीं। वो डरे नहीं, उन लोगों को देख करके वो डरे नहीं, क्योंकि इस तरह की बार घटना वो देख चुके थे। और कहते हैं जब आदमी घटना का आदी हो जाता है तो उसे डर नहीं लगता, उसे वो काल से भी लड़ जाता है। तो वही स्थिति हरिहर काका की थी। उन्होंने कहा ना, जमीन तो मैं नहीं देने वाला। फिर वो गांव की एक किस्सा रमेशर की, मतलब रमेशर एक गांव में व्यक्ति था, उसको मर गया तो उसकी विधवा पत्नी से लोगों ने उसकी ज़मीन पर साइन करा लिए। तो शुरू में तो खूब उसकी आवभगत की, लेकिन बुढ़ापे में उसको दोनों टाइम भोजन नहीं देते थे ठीक से, और अंत में उसकी यह दशा हुई कि लोग देखकर सोचते रहते थे। तो इसी बात को सोच कर के हरिहर काका कांप उठते थे कि अगर मैंने लिख दिया तो मेरी भी यह दशा होगी, यही दशा होगी। और सोचते थे कि अगर उसने नहीं किया होता तो इससे अच्छी ज़िंदगी वो जीती। तो इन लाठी डंडों से लैस अपने भाइयों को देख करके हरिहर काका एकदम डरे नहीं। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, लेकिन ज़मीन तो मैं नहीं लिखने वाला। ठीक। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा।
तुम सब ठाकुर जी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरिहर काका इन सब तुमको देख के तो गुस्से से लाल हो गए और खड़े हो गए। बोले कि तुमको मुझे मारना है मार दो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं एक धूर जमीन नहीं दूंगा। ठीक, कुछ भी हो जाए मैं जमीन दूंगा नहीं। तो उनके परिवार के लोग कहते हैं कि जमीन तो तुम दोगे हरिहर, चाहे रो के दो, चाहे हंस के दो। ठीक है, इन सब के बाद वाला पैराग्राफ बेटा हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी जो अगली क्लास होगी 3 तारीख, उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जिसको जो दिक्कत हो पूछ ली। ठीक है, ठीक बेटा, थैंक यू।